मैं हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ कि अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूंगा। आपने कामरान टेसोरी का ये बयान तो बड़े गौर से देखा, सुना और समझा होगा कि भाई आ रहे हैं, भाई वापस आ रहे हैं। ये भाई आ रहे हैं और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भाई वाले आ रहे हैं। फिर एक जगह उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोग हमें साहब कहते हैं जबकि हमें भाई का निजाम चाहिए। आखिर ये भाई का निजाम क्या है? लेकिन इस बात को देखने से पहले एक और बात पर चलते हैं। और एक और बात ये कि आपने अक्सर देखा होगा जब कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास वहां पर लोग मुश्किल में होते हैं तो ये बात जरूर कहते हैं, यार भाई होते तो ऐसा नहीं होता। आखिर हमारे यहाँ पर बहस का ये मामला क्या है कि अल्ताफ हुसैन साहब की आमद को भाई की आमद कहा जाता है और फिर लोग ये तवक्कुआत लगाते हैं कि उनके आने के बाद ये निजाम सारा दुरुस्त हो जाएगा। क्या पुरानी एमकेएम वापस चाहिए? क्या वो इस सारे निजाम को दुरुस्त करेंगे या फिर इस भाई के तस्वुर में उस निजाम के अपोनेंट एक निजाम बन जाता है? हमारी आज की बहस और आज का प्रोग्राम इस पूरे मौकिफ है कि आखिर भाई क्या है। एक जमाने में इंडियन फिल्मों के अंदर इस बात का तस्वुर ज्यादा दिया जाता था कि कोई भाई है और वो भाई एक रियासत के अंदर एक रियासत बनाता है जिसके पास तमाम मुश्किलात का हल होता है। ये इब्तदाई तौर पर तस्वुर महाराष्ट्र से उठा कि जहां पर एक किरदार को सामने लाया गया और उस वक्त वहां पर शिवसेना सामने आई। बाल ठाकरे का किरदार कुछ इसी तरीके का था और फिर ये कहा जाने लगा कि वो रियासत के अंदर उनकी एक रियासत है जहां उनकी एक तंजीम मौजूद है जो कि पुलिस को कंट्रोल करती है, लोगों के फैसले करती है, जमीनों के फैसले करती है, तरक्की के फैसले करती है और तमाम चीजें करती है। और उसी दौरान ये दो नाम सामने आए, एक भाई और एक सरकार। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म ये जरूर देखी होगी, सरकार, और उसके साथ साथ एक और तस्वुर भी सामने आना शुरू हुआ कि उसी दौरान 80 की दहाई के इब्तिदा में एक नई चीज ने जन्म लेना शुरू किया और माफिया बड़े पैमाने पर आगे आना शुरू हुए। ये माफिया के किरदार भी बड़े अजीब व गरीब थे। इन किरदारों में भी इंडिया के अंदर इस बात का तस्वुर सामने आना शुरू हुआ कि उसके सरपरस्त को हमेशा भाई करार दिया जाता था। ये एक माफिया होता था लेकिन लोगों के लिए और आम आदमी के लिए ये तस्वुर किया जाता था कि वो रोजगार देते हैं, वो फैसले देते हैं और उनकी जिंदगी गुजारने के तर्ज को लोग आइडियल समझने लग जाते थे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के बेतहाशा ऐसे ममालिक हैं कि जहां पर रियासतें और हुकूमत आम आदमी को बुनियादी हुकूक देने में नाकाम हो जाती है और बल्कि नाकाम नजर आती है, वहीं पर लोगों के अदलो इंसाफ के मामलात भी नहीं हो पाते, लोगों को कोर्ट कचहरियों में जाना पड़ता है, लोगों के घरेलू मसाइल हल नहीं होते, लोगों के पास बुनियादी सहूलियात तक भी मौजूद नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में रियासत के अंदर एक रियासती तस्वुर सामने आता है जो कि उसके मुखालिफ होता है, जो फौरी तौर पर फैसले करता है, जो फौरी तौर पर लोगों को इंसाफ मुहैया करता है, जो लोगों को अपनी ताकत के बलबूते पर उनके हुकूक दिलाने का भी दावेदार होता है। जब इस सब के साथ कोई सियासी नारा जुड़ जाता है तो फिर वो ज्यादा शिद्दत के साथ सामने आता है। ये बात अगर आपके जहन में तस्वुर अगर क्लियर हो जाए तो हम चलते हैं जरा पाकिस्तान के पास आते हैं। पाकिस्तान में अगर इस तस्वुर को देखी जाए और पाकिस्तान के शहरी इलाकों के अगर इस बुनियादी तस्वुर को समझा जाए तो पाकिस्तान के कयाम के बाद यानी कि 1947 के बाद से सूरत हाल इंतहाई गंभीर रही। 1947 में जब ये शहर अंग्रेजों के पास मौजूद था तो उस वक्त यहाँ का इंतजाम, यहाँ की बल्दिया की बिल्डिंग से लेकर यहाँ सहूलियात बहुत ही आला किस्म की
हुआ करती थी। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से, पूरे इंडिया से जो लोग भी यहाँ पर माइग्रेट कर आए, उसके साथ साथ फिर यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए, फिर सिंध के दीगर अजला से लोग आए, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक अलग ही कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया। यहाँ पर अदलो इंसाफ की फरहमी आसान न रही, निज़ाम नक्कासी का निज़ाम बेहतर न रहा, और उसके साथ साथ ही यहाँ पर सियासी चपकलिश भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई। वो कराची जो कि 1970 तक वफाक के अंडर में था, और जब पाकिस्तान बना उसके बाद वफाक के कंट्रोल होने की वजह से यहाँ पर अक्सरियत जो इंडिया से आए थे उन महाजरीन की थी, तो कंट्रोल भी उनके पास था। लेकिन 1961 के अंदर जब यहाँ पर अय्यूब खान का दौर हुकूमत था, तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर पश्तून आबादियां बनना शुरू हुई। भुट्टो का दौर शुरू होते ही यहाँ पर सबसे पहले सिंधी के नफाज के हवाले से बिल पास हुआ, और उसके बाद 1972 के झगड़ों ने यहाँ पर सिचुएशन को ज्यादा वर्स कर दिया। 1973 में कोटा सिस्टम के नफाज ने मसाइल को और ज्यादा गंभीर कर दिया। अब लोगों के पास कोई मसले का हल मौजूद नहीं था। एक कमजोर ब्यूरोक्रेसी, अदालतों का एक बड़ा ही पेचीदा निजाम, और उसके साथ साथ जो जिसे हम आमतौर पे सुर्ख फीता कहते हैं, उसकी नजर होना शुरू हो गया। लोगों के पास जॉब की सहूलियात मौजूद नहीं थी, और ऐसे ही एमक्यूएम की तश्कील सामने आती है। जब एमक्यूएम की तश्कील सामने आती है, तो उस तश्कील के फौरन बाद एमक्यूएम का जो सबसे बड़ा जोर होता है, जो एमक्यूएम की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो उसकी अपने कयाम के फौरन बाद ही तंजीम साजी होती है। ये तंजीम साजी इतनी मजबूत हो जाती है कि अब वो अपने फैसले करने में बाइख्तियार हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ इलेक्शंस के दौरान अपनी ताकत को वाज़ेह तौर पर जाहिर करते हैं, और 1988 के बाद, और जब उनके पास बल्दियाती निज़ाम भी मौजूद होता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ भी शामिल होते हैं। लेकिन वो बराह रास्त, क्योंकि हुकूमत के अंदर उनके पास वजीर आला नहीं होता, उनके तमाम शहरों के मसाइल बहुत ज्यादा गंभीर होना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत हाल में एमक्यूएम का तंजीमी निज़ाम, जो कि पहले यूनिट्स और फिर सेक्टर और फिर डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर जो कायम होता है, उसमें लोग उनके पास मसाइल लेकर आना शुरू होते हैं। एक घर में तलाक से लेकर, जायदादों से लेकर, मुख्तलिफ अदालती मामला से लेकर, सिवरेज के मसले से लेकर, शनाख्ती कार्ड के मसले तक, उनका वन यूनिट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। यहाँ तक के लोग अब थाने में जाने की बजाय मामला उनके जरिए हल करना शुरू करते हैं, और एक निजाम कायम होता है, यानी कि भाई वालों का निजाम। यह निजाम इस कदर मजबूत होता है कि ये सुर्ख फीते को काट कर रख देता है, और सुर्ख फीते की जगह अब यहाँ पर हर मामला 90 से या फिर यहाँ इन जगहों से हल होना शुरू होता है। 92 का एमक्यूएम पर ऑपरेशन होता है। इब्तदाई मरहले में उनका यूनिट और सेक्टर का सिस्टम कमजोर होता है, लेकिन ये सिस्टम फिर भी अपने आप को बरकरार रखने में कामयाब हो जाता है। 92 के ऑपरेशन से जहां एमक्यूएम को बहुत बड़ा नुकसान होता है, वहां एमक्यूएम के लिए एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि अब उसके पास वो ताकत भी आ जाती है कि जिसे आप मिलिटेंसी या फिर आप जिसे कहते हैं कि मुकाबले की ताकत भी आ जाती है, और लोगों में ये एक्सेप्टेबल भी हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर अब बड़े लेवल के फैसले भी एमक्यूएम के उन्हीं जगहों पर होना शुरू हो जाते हैं। मामला क्या है? मामला यह है कि जिसकी वजह से पूरे, और उसके बाद 2002 की हुकूमत के बाद एमक्यूएम का सेक्टर और यूनिट के पास ज्यादा इख्तियारात मुंतकिल हो जाते हैं। अब सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब एक भाई नहीं रहते, बल्कि एक भाई का मुकम्मल निजाम बन जाता है, जो कि रियासत के साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम कायम करना शुरू कर देता है। आमतौर पर इसीलिए मामलात वहां पर ज्यादा खराब हुए कि जब 2016 के अंदर एमक्यूएम के खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन एक हतमी शक्ल में आया, और 22 अगस्त की जब तकरीर होती है, उसके बाद एमक्यूएम के यूनिट और सेक्टर्स को इंतहाई कमजोर हो जाते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम लंदन अलहदा हो जाती है, और एमक्यूएम पाकिस्तान एक अलहदा शक्ल में सामने आती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान एमक्यूएम को होता है, वो उनकी यूनिट और सेक्टर्स का कमजोर हो जाना है, और शायद पाकिस्तान के अंदर रियासत भी ये चाह रही होती है कि उनके मुकाबले में जो एक और पैरेलल सिस्टम मौजूद है, वो किसी सूरत में भी मौजूद ना हो। अक्सर जगहों पर जब ये बात कही जाती है कि जब अक्सर लोगों ने कहा है कि एक और नया अल्ताफ हुसैन नहीं बनने दिया जाएगा, तो इसका मतलब वाज़ेह तौर पर ये होता है कि कोई भी एक ऐसा पैरेलल सिस्टम, यानी कि एक भाई का निजाम दोबारा से नहीं बनने दिया जाएगा कि जो कि रियासत के मुतवाज़ी खड़ा हो। मगर इन सब के मामलात का हल क्या हुआ?
तो फिर क्यों अब लोग ये बार बार कहते हुए नजर आते हैं, खुद गवर्नर टेसोरी साहब को भी ये कहना पड़ा कि भाई वाले आएंगे, भाई वाला भाई कहना शुरू कीजिए आपस में, और फिर लोगों की तरफ से ये बात कि अगर भाई होते तो ये तमाम मसाइल हल हो जाते। अब आते हैं उस कड़ी की तरफ और यहाँ तक बात को आगे लेकर चलते हैं। जब कभी भी माजी के अंदर आप तारीख उठाकर देखेंगे और आप जब कभी भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत बखूबी न तो आपको अंदाजा हुआ कि लोग फौरी इंसाफ और फौरी अपने मसले का हल चाहते हैं। वो किसी भी सुर्ख फीते की नजर नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ से लेकर तमाम सहूलियात अपने डोर स्टेप पर यानी अपने घर पर मिले, और एक घर पर मिलने का निजाम ही वो एक पैरेलल सिस्टम कायम करता है, हुकूमत के सुर्ख फीतों से हटाया जा सकता है। इस वक्त होना ये चाहिए था कि 2016 में 22 अगस्त 2016 के वाक़े के बाद जहां पर एक नई एनक्यूएम तश्कील पाई, वहां पर एक सबसे बड़ी नाकामी भी हुकूमत और रियासत की जानिब से देखी गई। वो ये था कि उस पैरेलल सिस्टम के एवज अपने सिस्टम को इतना ज्यादा मजबूत नहीं किया गया कि जिसकी बुनियाद पर लोगों के मसाइल हल हो सके। मिसाल के तौर पर पहले अगर ऐसे होता था कि एमक्यूएम की मजबूती की वक्त एमक्यूएम अपने इलाके में या अपने लोगों के लिए पानी का वॉल खोल सकती थी। वो अपने घरेलू मामलात के लिए किसी यूनिट और सेक्टर में फौरी इंसाफ उनको प्रोवाइड कर पाती थी। रियासत उसके साथ साथ ही एक मुतवाज़ी निज़ाम जब अपना ख़त्म उसने किया तो फिर एक मजबूत निज़ाम वो दे नहीं सकी, ना ही सिंध हुकूमत उसे निज़ाम दे सकी। आज कराची शहर की गलियों से लेकर हैदराबाद जाइए, आप नवाबशाह जाइए, मीरपुर खास जाइए या आप किसी भी इलाके में जाइए तो वहाँ कोई शिकायत नज़र आएगी कि जो पहले वन वन विंडो ऑपरेशन हुआ करता था वो अब वन विंडो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। जब जब भी हुकूमतें और रियासतें आम आवाम को फौरी इंसाफ, फौरी सहूलियात देने में नाकाम होती है तो उसके बाद एक सरकार का पैरेलल सिस्टम कायम होता है, चाहे आप उसे अभी आर्जी तौर पर देखें या बाद में देखें। इस वक्त कराची शहर में बहुत सारी जगहों पर कब्जे हो रहे हैं। आप क्या यह बात तस्वुर कर सकते हैं कि क्या उन तमाम कब्जों को हुकूमत किसी जगह से खत्म करवा सकती है? तो इसका जवाब होगा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ना हुकूमत के पास ये निज़ाम मौजूद है। इस वक्त अगर आप दीगर मसाइल को देखिए कि जहां पर जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को डाइवोर्स का, किसी के घरेलू तनाज़े का मसला है, वो अदालतों के चक्कर लगाता है और वहां होने वाले सवालात से वो बेजार नजर आता है। तो क्या हुकूमत या रियासत उन्हें कोई मुतवाज़ी निज़ाम दे सकी? यही मामला रहा मुंबई का। मुंबई के अंदर बाल ठाकरे के इंतकाल के बाद ये तस्वुर किया जाता था कि अब वहां सरकार या भाई का निजाम नहीं मौजूद होगा और अब वो चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां हिंदुस्तान की हुकूमत इस निजाम को नहीं दे सकी और जिसके बाद अब आपको वहां शिवसेना के दो बड़े धड़े दो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपने उसी निजाम के साथ दोबारा नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब जब हुकूमतें और रियासतें नाकाम होना शुरू होती है तो एक पैरेलल सिस्टम कायम होना शुरू हो जाता है और वो पैरेलल सिस्टम ज्यादा मजबूती के साथ काम करता है। जब कभी भी यहाँ पर लोगों से कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन साहब आएंगे या भाई आएंगे तो उसके जहन में वो तस्वुर बनना शुरू हो जाता है कि जो उसने सुना होता है, जो उसने देखा होता है या जो जिस अमल में वो शरीक होता है कि वहां पर उस एक पैरेलल सिस्टम मौजूद होता है जो इतना ताकतवर होता है कि उन्हें न सिर्फ हिफाजत दे सकता है बल्कि उनके साथ साथ उनके मसाइल को भी हल कर सकता है। तो दर हकीकत कामरान खान टेसोरी साहब ने जो बातें कहना चाहते थे या वो जो बात बताना चाहते थे वो इसी तरीके का मौकिफ था कि जनाब को एक ऐसा सिस्टम कायम हो, मजबूत एमक्यूएम की जमात हो कि जो कि उन तमाम फैसलों को कर सके। इसीलिए शायद उनके जहन में था कि भाई वाले आ रहे हैं। अब आइए दूसरी तरफ कि क्या ये एक मुतवाज़ी निज़ाम या ये सिस्टम दोबारा से यहाँ राइज हो सकता है या लोगों की ज़रूरत है? जब तक हुकूमतें और रियासत एक आम आदमी को माँ की तरह उसके घर पर उसके अंदर सहूलियात देने में नाकाम रहेगी तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी और ये सवालात उठते रहेंगे। आज एक नाम से, कल दूसरे नाम से और तीसरे नाम से होगा। ये सिर्फ कराची शहर का मसला नहीं है बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएं तो वहाँ जिरगों का निज़ाम आपको आम नजर आता है, जहाँ वहाँ उस इलाके की, उस कम्युनिटी की ताकतवर शख्सियत अदालतों के बजाय वहीं पर फैसला करना मुनासिब समझती है। यहाँ पर सिंध के अंदर कुछ निज़ाम इस तरह का भी मौजूद है कि वहाँ के तरक्याती फंड और वहाँ की स्कीमें भी उन्हीं
बड़े बड़े वडेरों या उनके कंट्रोल में होती है, जो फौरी तौर पर वहां पर मसाइल का हल करते हैं। यही सिलसिला बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है, यही सिलसिला कुछ हद तक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी मलिक और नवाबों के तौर पर यह सिलसिला मौजूद है। तो अगर आप इस निज़ाम की बात करते हैं कि जनाब ये बार बार ये बात क्यों कही जाती है, और बहुत सारे लोग इस बात से तशवीश का इजहार करते हैं कि क्या वाकई में ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए उन्हें एक पैरेलल सिस्टम देना पड़ता है, वरना लोगों की तवक्कुआत हमेशा एक ऐसे मुतवाज़ी निज़ाम और ऐसे ख़याल की तरफ होती है कि जो उन्होंने माज़ी में देखा हुआ हो या सुना हुआ हो या उस तरीके से किया हुआ हो। भाई का निज़ाम या जिसे भाई कहा जाता है, वो कॉन्सेप्ट हमेशा उसी तरीके से कायम रहेगा जब तक रियासतें या हुकूमत अपने आप को उस तरीके से फ़ाल नहीं करेगी जिस तरीके से एक आम आदमी तसव्वुर करता है और एक आम आदमी अपने आप को ताकतवर महसूस करता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।